तो लास्ट क्लास में एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पढ़ाए थे। यस सर। याद आ रहा है? यस। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या चीज होता था? जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो, और ऐसा भी हो सकता है कुछ सब्सटेंस सॉलिड से पहले किस में जाए, लिक्विड में, और लिक्विड से फिर गैस में जाए। तो वो हम दो पार्ट में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं दो पार्ट में? तो एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, पॉइंट पॉइंट पे डिपेंड करता है, बात से कोई मतलब नहीं होता है। लाइंस क्लियर है मेरे भाई? यस या नो? अच्छे तरीके से ये लाइंस था हम लोग का। उसके बाद हम लोग देखे थे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, तो सब्सटेंस किसी भी फॉर्म में हो, सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, गैस में हो सकता है, और उसको किस में कन्वर्ट कर देते थे हम लोग? गैसियस स्टेट में एटम्स में कन्वर्ट कर लेते थे। उसको क्या कह रहे थे? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। याद आ रही है बातें? उसके बाद फिर हम लोग क्या डिस्कशन किए थे? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिस्कशन किए थे। उसके बाद बॉन्ड एनर्जी भी डिस्कशन किए थे, या बॉन्ड एंथैल्पी कैसे। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अलग अलग हो सकता है मेरे वैल्यूज से, हमको कोई मतलब नहीं होता। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से कोई मतलब नहीं, हम लोग का मतलब है बॉन्ड एंथैल्पी से। बॉन्ड एंथैल्पी एवरेज होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज का। आई बात समझ में? फिर कुछ हम लोग सवाल किए थे, है ना? एक एग्जांपल्स किए थे कैसे वो रिलेट कर रहे होते हैं, है ना? यस सर। याद आ रहा है सारी बातें? तो उसके आगे का प्रश्न आप कर लेते हैं। उसके आगे कुछ एक क्वेश्चन भी कराया CO2 वाला, जिसमें कार्बन सॉलिड था, O2, और क्या बना था? CO2 गैस बन रहा था। याद आई अच्छे तरीके से? ठीक है, तो ये हम लोग देखे थे मेरे भाई, ये बन रहा था, और उसके बारे में हम लोग डिस्कशन भी किए थे, सवाल बनाए थे। बॉन्ड एनर्जी का, बॉन्ड एंथैल्पी का कुछ डेटा गिवन था, एटोमाइजेशन का डेटा गिवन था, बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा गिवन था। इसी टाइप से एक प्रश्न है मेरे में, उसको आप अच्छे से देख ले, प्रीवियस क्वेश्चन को उसी से रिलेट होगा ये भी प्रश्न, ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से रिलेट होगा मेरे भाई। ये CH3OH है, CH3OH है, मिथेनॉल है मेरे, मिथेनॉल है, और इसको हम लोग रिएक्शन करा दिए, ये लिक्विड फॉर्म में है मेरे भाई, लिक्विड फॉर्म में। हम लिखने का तरीका भी एक लास्ट में और बताए थे, जो एनर्जी दे रहे हैं उसको पॉजिटिव में लिख दो, और जो मिल रहा है उसको क्या लिख दो? माइनस साइन के साथ में लिख दो, आसान पड़ता है उससे। तो CH3OH लिक्विड फॉर्म में है, और 3/2O2 गैस, 3/2O2 गैस, ये मिल करके मेरे में क्या क्या दे रहा है वो देखो। CO2 गैस दे रहा है, CO2 गैस दे रहा है, ठीक है, साथ में H2O दे रहा है, H2O दे रहा है। ये H2O लेकिन लिक्विड फॉर्म में दे रहा है, ये H2O लिक्विड फॉर्म में दे रहा है। रिएक्शन को बैलेंस करो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। आपको कुछ कुछ डेटा गिवन है, लाइक यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इस रिएक्शन का आपको डेल्टा HR निकालना है, इस रिएक्शन का आपको डेल्टा HR निकालना है। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ CH3OH का अगर बात, CH3OH का अगर बात करें तो ये आपको डेटा गिवन है, लेट्स से S गिवन है, S कुछ वैल्यू होगा मेरे। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड का आपको डेटा गिवन है, ठीक है। इसका डेटा गिवन है T, इसका डेटा गिवन है आपको T। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी का आपको किसी का डेटा गिवन है, आपको CH का जरूरत पड़ेगा, आपको यहाँ पर OH का जरूरत पड़ेगा, आपको यहाँ पर CO का जरूरत पड़ेगा, C सिंगल बॉन्ड होगा, C डबल बॉन्ड O का भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इसका भी जरूरत पड़ेगा, O डबल बॉन्ड O का भी जरूरत पड़ेगा। तो आप इसको लिखने में भाई, इसका बॉन्ड एनर्जी X है, इसका Y है, Z है, ठीक है। X Y Z हो गया, H हो गया था, U और V ले लो, बताओ।
बन जाएगा कि नहीं? चलो जल्दी से, सब डेटा आपको गिवन है, दिमाग में भूलिए। तो मेरे वैसे हम लोग देखते हैं इसको। तो देखो, तो इसको पहले लिक्विड से क्या करना पड़ेगा, वेपर में कन्वर्ट करना होगा। क्या कि जो बॉन्ड एंथैल्पी था वो कब डिफाइंड था, गैसेस से गैसेस पे डिफाइंड, याद आ रहा है? गैसेस से गैसेस। तो बॉन्ड एंथैल्पी कब डिफाइंड होगा, गैसेस से गैसेस। पहले इसको क्या करना पड़ेगा, गैस पे ले जाना होगा। तो लिक्विड को गैस पे ले जाने में एनर्जी लगेगा कि देना पड़ेगा? लगेगा ना, सप्लाई करना पड़ता है। कितना लगेगा मेरे में, एस कितना मोल्स है, एक मोल है तो एस है ना। इसको बना लिया, इसको एनर्जी लगेगा। अब मेरे भाई इसको तोड़ो, तोड़ने का मतलब, सिंस ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड थोड़ी है ना, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड थोड़ी है, इसको तोड़ देते हैं। सारा बॉन्ड को तोड़ दो, फिर जो बनाना हो बना लेंगे, है कि नहीं? तो सी कितना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, CH का 3। तो CH बॉन्ड में एंथैल्पी कितना लिखा हुआ है, ऑलरेडी ये वेपर फॉर्म में आ गया है। तो हमको तोड़ने में एनर्जी क्या होगा मेरे भाई, लगेगा 3x। मेरे भाई जो CH बॉन्ड तोड़े, CO बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा। CH3OH के स्ट्रक्चर मालूम है तुम लोगों को, ऐसा, ठीक है। तो अब यहाँ पे C3H तोड़ दिया, CO तोड़ना पड़ेगा, फिर OH कितना CO बॉन्ड है, एक है। तो CO बॉन्ड में एनर्जी कितना है मेरे भाई, तोड़ने की एनर्जी देना पड़ेगा Z, ठीक है। और सिंस अब यहाँ पर एक CO बॉन्ड तोड़े, OH भी तो तोड़ना है मेरे भाई, Y भी लगेगा। ये तो अभी केवल CH3OH के लिए बात कर रहा है, ये अभी केवल किसके लिए बात कर पाए हैं, CH3OH के लिए, है ना। अब मेरे O2 के बारे में बात करेंगे। OO को तोड़ लिया, गैस खुद है पहले ही से, तो कितना है लगेगा V, लेकिन कितना मोल्स है मेरे भाई, 3/2। तो कितना लगेगा हमें, 3/2 इंटू लगेगा। और फिर हमको CO2 में बॉन्ड बन रहा है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड बना। CO2 का स्ट्रक्चर तो याद होगा, C डबल बॉन्ड O का दो साइड में होगा, तो 2U क्या होगा, मिलेगा, यस या नो, 2U मिलेगा। H2O, लेकिन सवाल है कि H2O का जो मिलेगा एनर्जी, तो बात समझ में आ रही है, लेकिन ये तो वेपर फॉर्म में मिलेगा एनर्जी, और फिर वेपर से लिक्विड बनाना है और ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करने में एनर्जी मिलता है मेरे को, हीट निकालते हैं बाहर, आ रही है बात समझ में। तो पहले तो H2O जो बना होगा, इसका एनर्जी कितना होगा, OH बॉन्ड होगा, इसलिए H2O का स्ट्रक्चर कितना OH बॉन्ड होगा, 2, और मेरे में कितना मोल्स है, 2 मोल्स। तो एक के लिए 2I और 2 मोल्स H2O के लिए 4, और टोटल बॉन्ड बना है ना मेरे OH का, तो 4Y एनर्जी रिलीज, यस या नो। और साथ में मेरे तो अभी वेपर का बात की है, फिर इसको लिक्विड में ले गए होंगे, फाइनली हमको किस स्टेट पे ले जाना है, लिक्विड में। तो वेपर से लिक्विड में ले जाएंगे तो एनर्जी कितना मिलेगा, T, लेकिन कितना मोल्स है मेरे भाई, ये भी कितना मिलेगा
टूटी। कई इस टाइप का क्वेश्चन किए थे वेपराइज वाला, याद है? ये हुआ। इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना होता है, इस तरीके से सवाल को सॉल्व कुछ नहीं किया मेरे को, जो एनर्जी बताया था आपके साथ, आपको जो एनर्जी दे रहे हैं उसको प्लस साइन के साथ में लिखो, जो बनेगा इस CO2 बॉन्ड बन रहा है मेरे पास, एनर्जी रिलीज हो। ठीक है, ऑनलाइन में किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ सकते हो, मेरे पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, आपको फाइंड करना है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH निकालना है, CH बॉन्ड। आपको डेटा गिवन है मेरे पास, डेटा गिवन है, enthalpy of combustion, enthalpy of combustion of CH4 gas, CH4 gas, CH4 गैस का आपको डेटा गिवन -1000 किलोजूल पर मोल। आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस का गिवन है, CO2 गैस का गिवन है -300 किलोजूल पर मोल। जैसा एक दिन और भी आपको हम डेटा दिए थे, जैसा आपको याद है, enthalpy of formation of H2O gas, H2O gas, H2O लिक्विड का ले लो, रूम टेम्परेचर का बात करें, H2O लिक्विड का ले लो, सीधा सीधा -325 किलोजूल पर, ठीक है, एंथैल्पी देते हैं। और मेरे इसके लिए और भी आपको हम कुछ डेटा देंगे, कितना डेटा तो कुछ अभी आधा कुछ तो निकल जाएगा, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे हमको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन हमको देना पड़ेगा आपको कार्बन गैस का, यानी कार्बन ग्रेफाइट का बात करें, कार्बन ग्रेफाइट का बॉन्ड एनर्जी निकालना है तो आपको देना पड़ेगा एटोमाइजेशन का, कार्बन ग्रेफाइट का देना पड़ेगा। ठीक है, इसका वैल्यू ले लो मेरे भाई, कार्बन ग्रेफाइट का 700 किलोजूल पर मोल, 700 किलोजूल पर मोल। और मेरे भाई यहाँ पे एक डेटा और जरूरत पड़ेगा, बॉन्ड एंथैल्पी आपको जरूरत पड़ेगा, बॉन्ड एंथैल्पी जरूरत पड़ेगा HH बॉन्ड का, HH बॉन्ड का आपको जरूरत पड़ेगा, बॉन्ड एंथैल्पी। सॉल्व करें आपको बनेगा आधा, बस बॉडी एनर्जी का डेटा दे रहे हैं, सब सोच करके बस बन जाएगा 400 किलोजूल पर मोल।
हिंट चाहिए क्या? तो ऐसा करो, आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे दिया है, तो पहले CH4 को जला दो, जला देंगे तो कंबशन का डेल्टा एच यूज हो जाएगा रिएक्शन वाला, इससे आप फॉर्मेशन निकाल लेंगे CH4 का। एक सवाल के सेम क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ CH4 निकालें, ठीक है। CO2 का डेटा आपको गिवन है फॉर्मेशन का, H2O का डेटा गिवन है आपको फॉर्मेशन का, और वहां से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका निकाल लेंगे? CH4, और फिर CH4 किससे बनेगा? कार्बन से और H2 से। डेटा को मिटा दे, लिखिए इतना डेटा मिटा दे, ठीक है। तो सिर्फ देखो CH4 को जला देते हैं O2 के प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में जला देते हैं इसको, और जलाएंगे तो मेरे भाई क्या मिलेगा? CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, रूम टेम्परेचर में या लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो अगर इस रिएक्शन का बात करें मेरे भाई, इस रिएक्शन डेल्टा HR किसके बराबर है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 ही है ना ये, तो ये डेल्टा HR। अब इस रिएक्शन का बात कर लेते हैं, इस रिएक्शन का बात कर लेते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के फॉर्म में नहीं, फॉर्मेशन वाले फॉर्म में नहीं। तो फॉर्मेशन वाले फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे मेरे भाई? तो ऐसा बना सकते हो, C+O2 से इसका ऊपर जाएगा, इसका ऊपर जाएगा, याद आ रहा है? तो उस तरीके से बनाओगे, या फिर हम उसका सिंपल सा तरीका भी अपना सकते हो। यहाँ मेरे भाई ये लोग दोनों फॉर्म हुआ है और ये दोनों क्या हुआ है मेरे भाई? देखो फॉर्मूला भी में हम बताए थे कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर लेंगे, प्रोडक्ट माइनस, याद आ रहा? तो यहाँ पे डेल्टा HR के लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा HF CO2 गैस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड। तो सवाल किया ना कि सेम टू सेम, टू कॉपी सेम किया। हाँ, फिर मेरे भाई हम माइनस करना पड़ेगा रिएक्टेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, लेकिन O2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, इक्वल टू कितना है भाई? एंथैल्पी ऑफ कंबशन माइनस 1000 लिखा हुआ है, माइनस 1000 लिखा हुआ है। इसको पुट करो मेरे भाई, कितना वैल्यू आएगा? इसको वैल्यू पुट करो, यहाँ पे CH4 है तो यहाँ पे 2H2O लिख देना, यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेरे भाई कितना CO2 का लिखा हुआ है आपको डेटा? 300। मेरे भाई इसको दुगना से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? माइनस 325 इंटू 2, 650 माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। सेम क्वेश्चन किए थे कि आपको याद आना चाहिए। यहाँ से निकालो 6 3 9, 950 आ गया, कितना है? माइनस 950। इसको इधर ले जाके और इसको इधर ले जाओ, यहाँ पे वही डेटा आज भी आया है। CH4 गैस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना निकल गया? इक्वल टू 50। पीछे पलट के देखो, यही डेटा आपको आया हुआ आया था। तो अब ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तुमको तो इससे क्या कर लेंगे? बहुत कुछ कर सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल जो भी आज क्वेश्चन कराने हैं वो आपका एक स्टेप में नहीं करने वाला है, आपका लगेगा स्टेप में। कार्बन गैस प्लस मेरे भाई कार्बन गैस हो गया, या फिर ऐसा सोचो कार्बन ग्रेफाइट ले लो, कार्बन ग्रेफाइट ले लो और मेरे भाई H2 गैस ले लो। 2 मोल्स लेना पड़ेगा ताकि CH4 फॉर्म हो पाए, CH4 गैस। तो सर ग्रेफाइट को ले क्या हो मेरे भाई? ग्रेफाइट अगर ले लिया और H2 गैस के फॉर्म में ले लिया, H2 किस फॉर्म में ले लिए? गैस फॉर्म में ले लिया। आगे बात समझ में? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब 1 मोल में सब्सटेंस बने ग्रेफाइट से अपने किस स्टेट में लेना है? रेफरेंस स्टेट के एलिमेंट से, तो उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होगा कि नहीं?
इस रिएक्शन का डेल्टा HR एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 गैस कहने की लिमिट है। आ रही है बात समझ में? अब सिंस इसका हमको बॉन्ड एंथैल्पी में काम करना है, किसमें काम करना है? बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी में बात करना है तो सिर्फ हम लिखने का तरीका बनाए थे, ग्रेफाइट तो नहीं तोड़ेंगे मेरे को, इससे गैस से बात होता है बॉन्ड एंथैल्पी का, गैसियस स्टेट से। तो पहले हमको इसको कहां पे ले जाना पड़ेगा? कार्बन गैस, कार्बन किस पे ले जाना पड़ेगा? गैस। और मेरे में ये तो ऑलरेडी गैसेस फॉर्म में है, इसको तो कहीं नहीं ले जाना पड़ेगा। इसको दोनों बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस बॉन्ड का एनर्जी रिलीज होगा, तो डेल्टा HR। तो इस बॉन्ड को एनर्जी कितना लगा? पहले तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ग्रेफाइट गैस के लिए एटम तो ही था, और क्या थे मेरे भाई? सॉलिड से गैस के लिए, इसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कितना है लिखा हुआ है, आपको दिया हुआ है 700 में ये लगेगा मेरे भाई। इसको तोड़ना है HH बॉन्ड को, HH बॉन्ड को तोड़ने का एनर्जी कितना लिखा हुआ है? 300 सॉरी 400। तो 400 into 2 कितना हो गया? 2 मोल्स है, ये लगेगा एनर्जी। और मेरे पास CH4 में क्या होगा? एनर्जी मिलेगा। अगर इस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH को हम x मान ले, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH को कितना मान ले? x, तो 4x होगा कि नहीं? और ये 1 मिलेगा। इक्वलिटी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना के बराबर है? 50 के बराबर है। तो 1500 माइनस कितना हो जाएगा? ये 50, तो 1450 अपॉन कितना आ जाएगा? ये आ गया मेरे में बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ। क्वेश्चन का लेवल था, ऐसा नहीं कि हलवा सवाल दे दिए थे, हिलाने वाला सवाल कितना कैसे रिलेट किए। नॉर्मली अगर देखा जाए तो रिलेट पहले बार में नहीं कोई कर सकता है, मतलब आज हम आपको बता दिए ना, आपको एक बार देखना पड़ेगा इसको, चाहे कैसे रिलेट किए तब ये सवाल सॉल्व। तो आपको 5-6 बार जाकर के प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस सवाल, इस टाइप के क्वेश्चन जैसे देंगे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के। अनिशा H2O लिक्विड फॉर्म में, इन जनरल अगर हम गैसेस फॉर्म में भी ले लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सिंस अगर हम लोग टेम्परेचर रूम टेम्परेचर मान रहे हैं, रूम टेम्परेचर मान रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां पे H2O लिक्विड हो जाएगा। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए हम लोग का वैसा कुछ भी नहीं था, किसी भी स्टेट में बना सकते हैं। आया बात समझ में? बस आपका जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो किस स्टेट में होने चाहिए? रेफरेंस स्टेट पे। और जो बन करके मिलना चाहिए वो कितना मोल्स होना चाहिए? 1 मोल। आई बात है समझ? अच्छा हम एक बात और बता देते हैं, जेईई मेंस में ये सबसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है थर्मोकेमिस्ट्री से। थर्मोडायनामिक्स से जेईई मेंस जल्दी क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको फिजिक्स में पढ़ना ही है, लेकिन एडवांस में पूछता है मेरे में वहां पर से, समझ आया? लेकिन जेईई मेन कहां पे फोकस करता है? थर्मोकेमिस्ट्री। एडवांस भी फोकस करता है लेकिन थोड़ा कम फोकस करता है थर्मोकेमिस्ट्री, तो वही जेईई मेन ज्यादा थर्मोकेमिस्ट्री पर ही डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन था मेरे में, अच्छे लेवल पे हम आपको सवाल करें, आपका अच्छा भी लगा हुआ बना करके, खुशी भी ले रही है। अब आगे की बात करने जा रहे हैं, ठीक है? आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई करेंगे तो क्या बैचेस रीशफलिंग होने वाला है, ठीक है? नागपुर अलग होगा, डोरंडा अलग होगा, ठीक है? बी अलर्ट, क्योंकि बैचेस अलग तो ऐसे भी होना ही है। ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गया है तो बैचेस तो अलग होगा ही, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है? तो बैच है ब्लू और ग्रीन, ये दोनों को, डोरंडा को अलग किया जाएगा, लालपुर को अलग किया जाएगा। इसीलिए अलग किया जाएगा कि फिर सेपरेट करने में कोई मुश्किल ना आए, मुश्किल आ जाता है सेपरेट करने पे, और जैसे भी दिक्कत हो जाती है। कैसे दिक्कत हो जाती है? जब एक दिन लालपुर क्लास लगाना पड़ता है
एक दिन तो भारी दिक्कत हो जाता है। तो दैट्स वाई तो अलग किया गया बहुत जल्दी। अब तो बहुत जल्दी वेट करते हैं, बस मोस्ट प्रोबेबली आपका कुछ नवंबर 1 तक में अलग हो जाए। हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं अभी कुछ नहीं बताया। अब तो सब कुछ चेंज हो गया है, ठीक है, वो फुल्ली लागू करेगा। चलो देखते हैं, आगे बात करते हैं। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। मेरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का नाम सुने हो क्या करें? आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वही आया बात समझ में? इसी का अंग्रेजी में लिखे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो क्या होता है कि जब भी कोई एक सब्सटेंस हो एक्स जो कि कहाँ किस स्टेट में होगी, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, कितना मोल्स होना चाहिए मेरे में? 1 मोल। और इससे क्या करना होता था? X प्लस गैस और इलेक्ट्रॉन निकाल लेना होता था, यही ना होता था मेरे में? तो लिखो एक लाइन इसके लिए, क्या हम लोग लिखते थे वहां पर कि आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में एनर्जी लगे, और वो एटम्स किस स्टेट में होना चाहिए था? गैसियस स्टेट में। यही लाइन लिखते थे ना वहां पर, सेम यहाँ पर भी लिखेंगे वही लाइन। ऐसा नहीं कि यहाँ पे डेफिनेशन चेंज होगा, लेकिन आपको कुछ समझने को और मिलेगा। देखो द चेंज इन एंथैल्पी, द चेंज इन एंथैल्पी। अच्छा, एनर्जी में अब थोड़ा सा डिफरेंस हो, एंथैल्पी में डिफरेंस थोड़ा सा समझ में आएगा। एंथैल्पी क्या होता है? तो अगर फील लिए थे तो कांस्टेंट प्रेशर में हीट का एडिशन, याद आया? कांस्टेंट प्रेशर उस पे लाइन है एडेड इस टाइप से, तो इसलिए एंथैल्पी और एनर्जी में फर्क है थोड़ा सा। तो लिखो द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन वन, या फिर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is removed from each 1 mole gaseous isolated atom, वहां पे भी यही लिखते थे, gaseous isolated atom। बस वहां पे थोड़ा सा ऐसे लिखते थे डेफिनेशन कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम, यही ना लिखते थे। क्या बोले, फिर से बोलो इस लाइन में, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, इस टाइप से बोल देते, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम। और इसी को दूसरे फॉर्म में अंग्रेजी में बस दूसरा लाइन लिखी, क्या लिखी है? द चेंज इन एंथैल्पी। तो एनर्जी में क्या होगा मेरे भाई? चेंज आएगा कब? जब हम लोग 1 मोल लेंगे तो एक के हर से लिखेगा रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ऐसा मत समझना कि 1 मोल में से 1 तो इलेक्ट्रॉन निकालना है, ईच 1 मोल है, ईच 1 मोल है, मतलब हर से 1 मोल के अंदर में सबसे क्या निकालना है मेरे भाई? एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। उसको क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। आया बात समझ में? उसको क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। मतलब 1 मोल में जितना भी एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन हर एक देगा। जैसे मान लो 1 मोल के अंदर में 6.022 into 10 का पावर 23 एटम होगा, सबके सब देगा, ईच 1 मोल हर देगा। ऐसा नहीं कि एक तो देगा अगला 1 मोल मिल करके एक नहीं देगा, सब देगा, सारा एटम। यस एग्जैक्टली, आई बात समझ में? वही लाइन, बस यहाँ पे पर मोल डिफाइन किया जाता है, इसलिए 1 मोल पे बात करते हैं। एक एटम में भी पर एटम की बात कर सकते हैं, बस हम क्या लिखेंगे? x किलोजूल पर एटम लिख देंगे, तो पर एटम की बात किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसी पे। यहीं पे जो टर्म हम लोग पढ़ते थे ना, आयोनाइजेशन एनर्जी में,
आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये लाइन क्या होता है, आयोनाइजेशन, इसी के अंदर इट इज इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ऐसे डेल्टा एच आई का मतलब क्या होता है मेरे, इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एट 0 केल्विन। हाँ मेरे भाई, 0 केल्विन पे बात होता है। जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता था ना, वो क्या होता था, दरअसल हम लोग 0 केल्विन में बात कर रहे होते थे, 0 केल्विन पे। तो वो इससे फायदा क्या होता मेरे भाई, दिखाते हैं फायदा। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी ये किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी टेम्परेचर में हम आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू निकाल लिए। तो सिंस हम टेम्परेचर में जानते हैं कैसे डिपेंड करता है, तो डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी हम 0 केल्विन पे निकालना चाहते हैं। और हमको पता है किसी टी टेम्परेचर, किसी टी टेम्परेचर में हम निकाल करके बैठे हुए हैं। तो सिंस आपको पता है जब भी इस टाइप का टेम्परेचर चेंज होता है तो डेल्टा सीपी याद आ रहा है, इनटू डेल्टा टी होता है, याद आया कुछ? तो डेल्टा सीपी, तो तुमको सर कैसे लिखा जाएगा डेल्टा सीपी का वैल्यू यहाँ पे? तो मेरे पास ये एक एटम है, मोनो एटॉमिक है कि नहीं है, तो इसका सीपी का वैल्यू क्या होगा? तो अगर मोनो एटॉमिक है तो गामा का वैल्यू होता है 5/3, 5/3 होता है। तो इसका कितना सीपी का वैल्यू होता है 5/2 आर, सीपी का वैल्यू 3/2 आर होता है। ये भी मोनो एटॉमिक की जैसा काम है, आयन है, ये भी एक ही आयन है ना, इसका भी सीपी का वैल्यू क्या होगा 5/2 आर। मतलब कोई भी सिंगल चीज होगा उसका कितना होगा सीपी का वैल्यू। इलेक्ट्रॉन भी एक सिंगल है, ये भी एक मोनो एटॉमिक एटम की जैसे एक चीज है अकेले, इसका भी वैसे ही घूमेगा मेरे में, इसका भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वैसे ही डिफाइन होगा। तो कितना आ गया सीपी, डेल्टा सीपी कितना आ गया मेरे में, तो यहां पर से निकाल लो डेल्टा सीपी 5/2 प्लस 5/2 माइनस 5/2 कितना रहेगा फाइनली 5/2, और आर भी होता है 5/2 आर, और डेल्टा टी मेरे भाई, डेल्टा टी क्या मेरे भाई, तो यहां पर टेम्परेचर 0 से -T, यानी टेम्परेचर पहले कितना था, टेम्परेचर T था, बाद में कितना हो गया 0। पहले कितना टेम्परेचर था, बाद में कितना हो गया, फाइनल कितना हो गया 0, इनिशियल कितना था आई बार से 0 माइनस, यानी -5/2 RT हो गया। खैर ये सब यूज आपको इतना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा आपको डीप लेवल पे ले गए, ये वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ने वाला, आप इतना भी याद रखें आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, तो चेंज होगा एंथैल्पी जब एक मोल लेंगे उससे जो भी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, इतना बात याद रखें। हम आपको सिर्फ बताना चाहे कि आयोनाइजेशन एनर्जी कब डिफाइन है, 0 केल्विन पे, और उसका वैल्यू कैसे है। तो जो भी हम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर भी निकालें उसमें से क्या करेंगे मेरे भाई, इस वाले टर्म को उधर ले लेंगे, 5/2 RT माइनस कर देंगे तो काम बन जाएगा। आई बात समझ में? अब हेडिंग बनाओ अगला, एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सिंपल सा, या फिर एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन अच्छा नहीं लगेगा इसमें, तो इसलिए बेटर है क्या लिखो, इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको हम वहां पर भी लिखते थे ऐसे डेल्टा एच, तो वहां पर क्या बोलते थे, जो एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा उस दौरान जो उसमें एनर्जी में जो चेंजिंग आएगी, यानी जो रिलीज होगा वहां पर एनर्जी, उसी को क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। उसमें रिलीज एनर्जी बात कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम रिलीज या रिक्वायर्ड नहीं बोलते थे, उसको क्या टर्म बदल दिए है, चेंज इन एंथैल्पी। समझ लो उसी टर्म को हम बोल देते हैं अंग्रेजी में क्या, चेंज इन एंथैल्पी। तो लिखो द चेंज इन एंथैल्पी, the change in enthalpy when an electron is added, when an electron is added to each 1 mole, to each 1 mole of gaseous isolated atom, gaseous isolated atom, gaseous isolated atom। मेरे में क्या लाइन लिखी है इसको देखो, जैसे x कोई एटम है मेरे में कैसा गैसेस, और 1 मोल है, और सबको जितने भी 1 मोल के अंदर में एटम हो सबको क्या करना है मेरे भाई, एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करवा देना।
और गेन करवाएंगे तो क्या बनेगा मेरे में x माइनस प्लस। इस दौरान जो इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी होगा मेरे में उसको क्या लिखेंगे डेल्टा एच, यही ना लिखे थे मेरे में। फिर वहां बताया कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा हमेशा, पहला भी एनर्जी रिलीज होता है लेकिन दूसरे वाले में रिक्वायर्ड होता है, उसका लॉजिक भी दिए थे। खैर यहाँ पे उनको उतना ज्यादा डिटेल में बात नहीं करनी है, ठीक है। चाहो तो लिख सकते हो, वैसे वहां पर भी लिखे थे, हम लोग लिखे थे डेल्टा एच Eg1 क्या होता है निगेटिव होता है और डेल्टा एच Eg2 क्या होता है पॉजिटिव होता है। लेकिन कुछ केसेस थे इसके अंदर पे जिसका मेरे में निगेटिव नहीं होता था, कुछ याद है? नाइट्रोजन, नोबल गैसेस, ग्रुप 2 एलिमेंट्स, याद आया? उन लोग क्या बोल रहे थे हम लोग जीरो टाइप से बोल रहे थे, याद आया? अच्छा मेरे में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिफाइन की थी, याद है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, चलो यहां भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आखिर हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो ऑर्डर आएगा इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी का वही भी कहते थे माइनस साइन के साथ, क्या वो सच है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो मेरे में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है ना माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी, लेकिन ये 0 केल्विन में बात हो रहा है। आया बात समझ में? और अभी हम बताए थे 0 केल्विन में अगर निकालना होता तो एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रहा है 5.2 RT आ रहा था, समझ में? तो इनडायरेक्टली रिलेटेड है क्योंकि ये टी टेम्परेचर में मेजर किए और वहां पे 0 केल्विन में लिखेंगे तो थोड़ा सा एक टर्म और आ जाता है 5.2, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो अभी भी है मेरे, सिर्फ एक्स्ट्रा टर्म कौन सा आता है 5/2 RT, R का वैल्यू कांस्टेंट और टेम्परेचर जो भी होगा मेरे में पुट कर देंगे। आइए अभी निकलाए थे ना 5/2 RT वाला डेल्टा CPR वाला भी वही वाला टर्म आ जाएगा यहाँ, तो जिसको हम लोग देखते नहीं इसलिए तो डायरेक्टली क्या बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी के वहां पे दरअसल डिफाइन कैसे है 0 केल्विन पर, ठीक है। तो ये रहा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेरे पर। अगला है लैटिस एनर्जी, लैटिस ऑब्लिक लेकर के लैटिस एंथैल्पी भी लिखेगा, लैटिस एंथैल्पी बेटर होगा, सब पीरियोडिक टेबल वाला पढ़ा रहे हैं आप फिर से यस वापिस आ रहा है रिवाइज भी हो रहा है, बस थोड़ा सा अंग्रेजी का लाइन थोड़ा सा बदल रहे हैं, वहां पे रिलीज और रिक्वायर्ड बोलते थे, यहाँ पे उस वर्ड को हटा के चेंज बोल रहे हैं, ठीक है। तो भाई लैटिस एंथैल्पी का भी डेफिनेशन वहां पे लिखे थे, क्या बोले थे दो तरीके से डेफिनेशन, या तो आयोनिक कंपाउंड को तोड़ दो आयंस में या फिर क्या करो जोड़ करके बना लो, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे होते हैं मेनली तोड़ने वाला ही बात कर रहे होते हैं, तो लिखो वैसे दोनों टर्म यहाँ पर भी डिफाइंड है, ऐसा कुछ नहीं, वहां पे भी जैसे डिफाइंड है वैसे यहाँ पे, तो लिखो लैटिस द चेंज इन एंथैल्पी, द चेंज इन एंथैल्पी when one mole of ionic compound, one mole of ionic compound is dissociated into ions in gaseous state, in gaseous state, in gaseous, मेरा वहां पे भी यही सब लाइन्स पढ़ते हैं कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा तो NaCl आयोनिक कंपाउंड सॉलिड्स होते हैं, ये लाइन हम लिखवा भी चुके हैं, और सिंस मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Na मतलब इसको तोड़ेगा लैटिस को Na+ मिलेगा और Cl- मिलेगा, किस स्टेट में जाना चाहिए गैसियस स्टेट में जाना चाहिए, तो यहाँ पे जो चेंज होगा एंथैल्पी का मेरे पास इस चेंज इन एंथैल्पी को क्या बोलेंगे लैटिस, सिंस यहाँ पे हम तोड़ने का ही बात कर रहे होते हैं, तोड़ने का ही बात कर रहे होते तो लैटिस एंथैल्पी। इसी तरीके से और भी एग्जांपल लिख सकते हैं मेरे में कॉपर सल्फेट सॉलिड लिखिए, कॉपर सल्फेट, तो ये कैसे फूटेगा मेरे में कॉपर 2+ गैस प्लस SO4 2- गैस, ठीक है। इसी तरीके से मेरे में कॉपर सल्फेट जो होता है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में ही सॉलिड में एग्जिस्ट कर रहा होता है,
कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 एग्जिस्ट कर रहा होगा। इसको जब तोड़ोगे मेरे में तो कॉपर 2 प्लस गैस प्लस SO4 2 माइनस गैस, बस इतना ज्यादा आपको डिटेल में जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये H2O जो है 5H2O जो है ये भी गैसियस स्टेट का होगा। वैसे आपको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, ये भी मैक्सिमम ये भी जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो बस आयंस में तोड़ देना है मेरे भाई, किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। तो जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको क्या कहते हैं? लैटिस एंथैल्पी। तो अब अगला हेडिंग बनाओ इसी पे, बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल, बॉर्न हैबर साइकिल। तो बॉर्न हैबर साइकिल में क्या होगा मेरे पास? सोडियम इन जनरल जो नेचर में मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है? सोडियम एक मेटल है और मेटल किस स्टेट में मिलता है? सॉलिड। और मेरा क्लोरीन नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? गैसेस, है ना? F2 और Cl2 गैसेस फॉर्म होता है, इसको लेंगे। और आप सबको पता है कि NaCl, और ये NaCl जो बनता है वो किस स्टेट में बनता है? सॉलिड। आयोनिक कंपाउंड सॉलिड में होता है। तो हम इंटरेस्टेड है मेरे भाई इस रिएक्शन का डेल्टा HR निकालना, यानी ये जो रिएक्शन होता है इसका डेल्टा HR इस एंथैल्पी चेंज इस रिएक्शन में। तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई? ध्यान से देखो, सिंस हम सॉलिड को किस में कन्वर्ट करेंगे? गैसेस। लेकिन हमको फाइनली Na+ बनाना है, तो आयोनाइज कराना है। तो आयोनाइजेशन कब होता है? गैसेस से गैसेस में। तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के बराबर इसको हीट देना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के क्या बनेगा? Na गैस बनेगा। और Na गैस को जब हम एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन के बराबर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बराबर अगर एनर्जी सप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये Na+ गैस बनेगा। और देखो तो Cl और Cl को पहले बॉन्ड को तोड़ना होगा तभी जाकर के हम Cl- बना पाएंगे। तो बॉन्ड एनर्जी लिखना पड़ेगा Cl बॉन्ड का, और कितना मोल से मेरे में? हाफ मोल से। तो हाफ इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ किसका मेरे में? Cl। बोलो लिखना पड़ेगा कि नहीं? Cl2। तो यहां पर से क्या मिल जाएगा? हाफ कर दिए, इसका मतलब तो कितना होगा मेरे में? हाफ मोल Cl। टोटल क्लोरीन कितना था? एक ही था, है ना? क्लोरीन गैस मिल गया, पहले भी गैस था बाद में भी गैस। लेकिन अब इसको क्या करना पड़ेगा? Cl- बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। ये क्या बनाएगा? Cl-। और मेरे में अगर अच्छा से सोचो तो NaCl को अगर तुम इसको लैटिस एंथैल्पी दे दोगे तो यही दोनों में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अभी जस्ट सिखाए थे कि सॉलिड को अगर लैटिस एंथैल्पी के बराबर एनर्जी सप्लाई कर दोगे तो Na+ और Cl- में ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, हो गया? अब इसको एनर्जी वाला डायग्राम लिखो तो कैसे बनेगा इक्वेशन, जो बताए थे तरीका कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वाला लगाओ। ऐड हो जाएगा ऑप्शन पर, एल इक्वल हो जाएगा, कौन इक्वल हो जाएगा? वो चारों की तरफ एल एक, और ये डेल्टा है वो भी उसी में आ जाएगा। एल के ये एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज कर देंगे। तो मेरे ये सब किसका डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। इसका क्लॉकवाइज और इसका मेरा क्लॉकवाइज। ये दोनों कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। ये चारों किसका हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। लिख दो मेरा डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस अपने आप माइनस प्लस सब ले लेना वो अपना डेटा के अकॉर्डिंग, डेल्टा H आयोनाइजेशन प्लस हाफ टाइम बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl, ठीक है, प्लस मेरे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास? लैटिस एंथैल्पी
और प्लस डेल्टा हो गया। अब डेल्टा चार्ज निकालना और लैटिस एंथैल्पी को इधर लेके आना, अपने आप नहीं निकालोगे इधर का। तो हम चाहते हैं कि तुम लोग एल्यूमिनियम क्लोराइड करें सीधा, इससे थोड़ा आसान दे। आपको लगता है कि एक ही कर देंगे तो सब कुछ सीख जाओ, बड़ा मुश्किल है क्या? तो एल्यूमिनियम सॉलिड से प्लस मेरे भाई आपको 3/2 मोल Cl2 गैस रहे। हम ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट करके हमको Al2O3 दे देते, लेकिन सिंस अभी आपको AlCl3 दे दिया, AlCl3 सॉलिड बनाओ। इसका बनाओ क्या क्या बनाओ, उसमें 3 बार आयोनाइज कराना पड़े, हो सकता है एल्यूमिनियम 3+ ले आना है, तो 1 + 2+, तो मेरे हेल्प करते चलना तुम साथ साथ, दिखा दो हमें भी मेरे। हाँ यस, आप तो डाउट पूछ रहे हैं। तो मेरे भाई इसको करो, क्या करना पड़ेगा सबसे पहले इसको ना अभी कैसे इलेक्ट्रॉन गेन करवा रहे हो, इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करना। यस, डेल्टा H क्या करना पड़ेगा, सब्लिमेट करना पड़ेगा। सब्लिमेट करेंगे तो क्या बन जाएगा ये एल्यूमिनियम। यस, अब एल्यूमिनियम गैस के बाद क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, आयोनाइज। आयोनाइज करना पड़ेगा, कितना बार करना पड़ेगा मेरे भाई, 3 बार। तो ऐसा करते हैं डेल्टा H आयोनाइजेशन 1, तो Al+ बनेगा। फिर हम लोग उसी में एक ही साथ लिख लेना चाहेंगे तो 3 बार लिख सकते हैं, बड़ा आयोन नहीं करना चाहेंगे, एक ही बार लिख दे। आयोनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस यहाँ पे छोटा लिख देते हैं, डेल्टा H तो छोटा छोटा करके लिख देते हैं, डेल्टा H आयोनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस डेल्टा H आयोनाइजेशन एनर्जी 2 प्लस डेल्टा H आयोनाइजेशन एनर्जी, तब ये क्या बन जाएगा, गैस, है ना, ऐसा बनेगा। अच्छा यहाँ पे कितना मोल्स तोड़ना पड़ेगा बॉन्ड, 3/2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ ClCl हो जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पे मेरे भाई, तो कितना मोल्स Cl मिलेगा, तो 3 मोल्स, 3 मोल्स Cl, और सिर्फ हमको 3 गुना बार इलेक्ट्रॉन में तीनों के एक बार इलेक्ट्रॉन गेन करवाना पड़ेगा, तब जाके क्या बनेगा 3Cl माइनस, और मेरे भाई इसको अगर तोड़ेंगे तो यही वाला मिलेगा, तोड़ने में जो लैटिस एंथैल्पी लगेगा। अब ये रिएक्शन का डेल्टा HR होगा और लिख देंगे वैसे इक्वेशन बना के। तो आई होप आप सीख गए होंगे लिखने का। अब और एग्जांपल देने की हमको लेने का जरूरत पड़ेगा, पड़ेगा क्या जरूरत हो जाएगा, जो भी देंगे। ऑनलाइन वाला बताओ क्लियर है, चैट पे एक बार रिस्पॉन्स दो। तो आप बॉन्ड हैमर साइकिल भी सीख गए, इतना जल्दी सीख गए। देखो अगला हाइड्रेशन एंथैल्पी, नाम सुनिए हो क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। देखो the change in enthalpy, the change in enthalpy when 1 mole of anhydrous substance, when 1 mole of anhydrous substance, 1 mole of
एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब जिसमें पानी नहीं, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस सब्सटेंस और पार्शियली हाइड्रेटेड सब्सटेंस undergoes to its higher hydrated form, undergoes to its higher hydrated form। मतलब कोई मेरे पास सब्सटेंस है जिसको हम पानी डालेंगे तो हाइड्रेशन, पहले से थोड़ा पानी मिलाया हुआ और भी मिला दे तब भी वो हाइड्रेशन कहलाएगा। इसीलिए लिखा है कि पार्शियली हाइड्रेटेड पहले से भी हो सकता है और उसको और हाइड्रेट कर दिया, हायर हाइड्रेटेड फॉर्म। बायो डेफिनेशन, जैसे मेरे पास अगर कॉपर सल्फेट है सॉलिड और इसमें हम पानी ला के डाल दिए, क्या ला के डाल दिए? पानी, लिक्विड फॉर्म, पानी लिक्विड ना होता है तो ये बना क्या लेता है मेरे पास 5H2, आप पढ़े होंगे बचपन में, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। और पता है ये भी सॉलिड ही होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, एक तरह का चिपकने का काम किया ये पानी, चिपकाने का सॉलिड, ठीक है। हो सकता है मेरे भाई कॉपर सल्फेट सॉलिड या कॉपर सल्फेट डॉट 2H2O, पहले थोड़ा बहुत पानी मिला हुआ होता और इसके हम थोड़ा पानी और मिला देते हैं तो यहाँ पर भी क्या बन जाता, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। तो ये पहले से थोड़ा सा हाइड्रेटेड था, इसको और हाइड्रेट कर लिए तो ये एंथैल्पी ऑफ क्या कहलाएगा? हाइड्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहलाएगा। आ रही है बात समझ में? कहलाएगा ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, क्लियर है डेफिनेशन? अब इसी से मिलता जुलता अगर पानी का बात करते हैं ना, पानी का बात करते हैं होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। लेकिन अगर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम पानी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें, कोई दूसरा सॉल्वेंट भी हो सकता है। तो वैसे केसेस में वहां पर भी बताते सॉल्वेशन एनर्जी कह रहे हो या फिर इसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कह रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा मेरे पास, किसी दूसरे सॉल्वेंट में इन जनरल मिलाएंगे, पानी में मिलाएंगे तो उसको हाइड्रेशन कह देंगे, ठीक है। और सॉल्यूशन भी उस केस में भी सॉल्यूशन कह सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन जो है किसी भी सॉल्वेंट में डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो लिखो द चेंज इन एंथैल्पी, द चेंज इन एंथैल्पी when 1 mole of a substance is dissolved in excess of solvent, is dissolved in excess of solvent। बहुत सारा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में सॉल्वेंट है मेरे और जिस पे डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। हम इसको 3 कैटेगरी में बात करेंगे। आयंस के लिए बात करेंगे, आयंस के लिए बात करेंगे। तो कितना भी डाल सकते हो, पानी भी डाल सकते हो, जैसे Cl माइनस गैस है, Cl माइनस कहीं से लेकर के आयंस है और इस पे हम लेट से पानी मिला दिए 5H2। तो क्या होगा, क्लोरीन हाइड्रेट हो जाएगा, इसी को कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। वहां पर तो Cl माइनस और चाहो तो ब्रैकेट में लिखो, ये डॉट लगा के लिखो 5H2, ये एक्वस में Cl माइनस गैसेस है और एक्वस फॉर्म में। मेरे भाई ये भी हो सकता है कि Cl माइनस जो है और ज्यादा कम पानी हो सकता है, ज्यादा पानी भी हो सकता है। हम जितना पानी में चाहेंगे उतना पानी में डाल सकते हैं, लेगा तो
अगर ऐसा रहा Cl माइनस 10 होता क्या है लेवल में आयंस जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए तो किसी के साथ में कंबाइन कर लेते हैं, Na प्लस के साथ कंबाइन हो जाते हैं, किसी और के साथ में कंबाइन हो जाते हैं। तो पानी में डालने से क्या होता है मेरे भाई, एक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ जाते हैं और एनर्जी रिलीज होता है। याद आ रहा है, याद आ रहा है? तो डेल्टा एक सॉल्यूशन जो होता है मेरा आयंस के लिए, आयंस के लिए जो होता है ये निगेटिव होता है। निगेटिव क्या बता रहा है? यस, इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी रिलीज है ना, एनर्जी रिलीज हो रहा है। आई बात है समझ में? इसका मतलब यहाँ पे मैं कर्व प्लॉट करना चाहते हैं तो किस चीज का? मेरे भाई डेल्टा एक्स सॉल्यूशन। अच्छा मेरे भाई ऐसा सोचो कि हम पानी मिलाते चले जा रहे हैं, पानी मिलाते चले जा रहे हैं तो वो हाइड्रेशन होता चला जाएगा, तो बोल सकते हैं एनर्जी रिलीज होता चला जाएगा मेरे, है ना? थोड़ा पानी मिलाए हुए तो थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ा होगा तो थोड़ा सा एनर्जी रिलीज हुई होगी, पानी और मिलाएंगे मेरे भाई तो थोड़ा और अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो थोड़ा सा और एनर्जी होगा, लेकिन धीरे धीरे वो रेट कम होता है क्योंकि एक टेंडेंसी ना होता है मेरे भाई कितना को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आ रही है बातें समझ में? तो हम एक कर्व बनाना चाहते हैं, एक कर्व बनाना चाहते हैं डेल्टा एक्स सॉल्यूशन का, हम इसका मैग्नीट्यूड वाइज बनाना चाहते हैं, ठीक है? और इधर है मेरे पास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एडेड, कितना सॉल्वेंट मिला है, कितना सॉल्वेंट मिला है। तो सिंस आपको ही पता पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, बढ़ेगा। यस या नो? बढ़ेगा। लेकिन पता है मेरे बढ़ता तो है, बढ़ता तो है, लेकिन पता है एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। कोई बता सकता है क्यों ऐसा होता है? मैक्सिमम से लिमिट पे पहुंच जाएगा तो उसके बाद एनर्जी रिलीज नहीं कर पाएगा। यस, क्या होता है एक टाइम के बाद कितना पानी एब्जॉर्ब करेगा? मान लो कि Cl माइनस का तुम 1 मोल लिए थे, या ऐसा जो ग्राम में बात करते हैं 10 ग्राम तुम लिए थे, अब 10 लीटर पानी डाल दिया। अब तुम सोचोगे कि 10 लीटर पानी डाले तो हमको कुछ एनर्जी मिला, लेट से 50 किलो जूल मिला, तो अब हम 10 और डाल देंगे तो क्या होगा, 10 और डालेंगे 50 और मिल जाएगा। नहीं, अब उस रेट से नहीं मिलेगा क्योंकि अब वैसा अट्रैक्शन थोड़ी होगा, जो स्टार्टिंग में जो अट्रैक्ट कर रहा हूं मैं और अट्रैक्शन का रेट भी तो कम होता चला जाएगा, तो बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा मेरे भाई, इनफिनाइट डाइल्यूट कर देंगे, खूब पानी मिला देंगे, ऐसा हो जाएगा मिलाने से कोई फर्क वर्क नहीं पड़ने वाला। मान लो 10 ग्राम था, हम 100 लीटर पानी डाल दिए, उसके लिए तो इनफिनाइट के जैसा काम करेगा, 100 लीटर पानी इतना होती तो है नहीं, अब उसमें तुम और डालेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये इनफिनाइट डाइल्यूशन में कांस्टेंट हो जाएगा। यानी ये जब जैसे ही कांस्टेंट हो गया मेरे पास, हम लोग क्या बोलते हैं उसके लिए, वो इनफिनाइट डाइल्यूशन है। तो एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, एट इनफिनाइट डाइल्यूशन डेल्टा एच क्या हो जाएगा मेरे भाई, सॉल्यूशन का कांस्टेंट हो जाएगा, बिकम्स कांस्टेंट, बिकम्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट बन जाएगा। इनफिनाइट डाइल्यूशन में ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स सॉल्यूशन कांस्टेंट हो जाएगा। आई बात है समझ में? ये टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक सवाल लिखो, if 20 moles of Cl minus gas, ब्रैकेट में G लिख दें, Cl minus gas is dissolved in 10 liters of water, find the enthalpy change, find the enthalpy change if
डेल्टा एक्स सॉल्यूशन फॉर 2m Cl minus gas equal to -6 किलोजूल पर मोल। 2m मतलब 2 मोलैरिटी। तो आपको एंथैल्पी चेंज बताना है जो आपको सवाल दिया गया। बताओ। ऑनलाइन वाले भी जवाब दे सकते हैं। बना 20 लीटर है, 20 मोल्स है, 10 लीटर पानी में डाल दो। तो मोलारिटी कितना हो जाएगा? जी कोई जवाब नहीं? 2 यस, मोलारिटी 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना होगा? ऋषभ बोला 0 ना, 0 तो आंसर नहीं। और किसी का कोई जवाब? सिंस आपको लिखा गया 20 मोल्स है Cl माइनस एंड 10 लीटर वाटर, तो मोलैरिटी निकालना। इन जनरल Cl माइनस की वजह से वॉल्यूम नेगलेक्ट हो जाएगा, तो 20/10 इतना मोल्स पर लीटर। सॉल्व करो 2m माइनस, इसका मतलब कितना Cl माइनस है, इसका मोलैरिटी कितना है मेरे में? 6 तो आंसर कितना हो जाएगा? तो एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच कितना होगा मेरे में? 2m के लिए चेंज कितना होता है? गिवन है सवाल में। क्या आंसर होगा मेरे में? -6 किलोजूल पर मोल नहीं। आप सही सोच रहे हैं, लेकिन सिर्फ 20 मोल्स भी जो है ये पर मोल इतना है, तो कितना जवाब होगा? 20 इंटू, समझ आया? कितना है? -120 किलोजूल। यहाँ पे एक एरर हो जाता, जल्दी वाली वैल्यूएशन यहाँ पे तो निकाल ही लिए, 20 का यूज कर ही लिए, फिर इसका मतलब क्या? ये तो तुम कंसंट्रेशन निकाले हो मेरे, इसका 1 मोल के लिए कितना है, तो 20 मोल के लिए कितना होगा? 120। बुझाया कुछ? जा रहा है अंदर? देखिए ऑनलाइन में कितना लोग को समझ में आ रहा है? जवाब दो। तो ये था मेरे भाई आयंस के लिए हम लोग बात की। इसी तरीके से हम लोग आयोनिक कंपाउंड्स के लिए भी बात कर सकते हैं।
नंबर बी फॉर आयोनिक कंपाउंड्स, फॉर आयोनिक कंपाउंड्स। तो जैसे आयोनिक कंपाउंड्स अगर बात की तो कॉपर सल्फेट एक आयोनिक कंपाउंड है, कॉपर सल्फेट प्लस प्लस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, H2O, लेट्स से H2O ऐड कर दिए, ठीक है। अब जितना मन करे आप उतना चाहो तो ऐड कर दो, H2O ऐड करके क्या बना दिए, कॉपर सल्फेट एक्वस बना, कॉपर सल्फेट एक्वस बना। तो ये हो गया आयोनिक कंपाउंड्स के लिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। फिर मेरा इसी तरीके से हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए बात कर सकते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए, कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए कैसे बात करेंगे, जैसे O2 गैस है मेरे पास, O2 गैस है, इसमें तुम पानी मिला दिए H2O लिक्विड, तो ये O2 एक्वस बन गया पानी मिला दिए। उसी तरीके से तुम बात कर सकते हो CO2, ये सब आएगा नहीं, आपका आयंस वाला यूज हो सकता है, ठीक है। H2O लिक्विड, तो ये क्या बन जाएगा, CO2 एक्वस, यानी पानी में मिला के तो पानी के साथ में वो एक्वस फॉर्म में रहेगा, तो इस टाइप से रहेगा। ठीक है, आगे बात समझ में कि नहीं, इसे रिवाइज नहीं हो रहा है, रिवाइज करना पड़ेगा, sq3r प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो मेनली वैसे ऑलमोस्ट चैप्टर एंड की तरफ पहुंच गए हैं, चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर हैं हम लोग। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, वो ये चैप्टर अब उसको थर्मोकेमिस्ट्री को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक प्रैक्टिस वाला चैप्टर है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जैसे क्या है मेरे पास HCl एक्वस, पानी में HCl क्या देता है, एक्वस देता है, नहीं सर, H प्लस देता है ना, पानी में HCl क्या देता है, एसिड है, एसिड क्या देगा, NaOH पानी में क्या देता है, ये एसिड में सिलेक्शन लिख सकते हो क्या, क्या बन जाएगा, NaCl प्लस क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, है ना। तो एसिड था बेस था, दोनों मिलकर के क्या बन गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसी को कहते हैं ना। और इस रिएक्शन के दौरान जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसी को क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आ रही है बातें समझ में, हलवा चीज है ये, लिखो, द चेंज इन एंथैल्पी, the change in enthalpy when one equivalent of acid, when one equivalent of acid, equivalent कॉन्सेप्ट पढ़ेगा तो उस पर बात चलेगा, पर इक्विवेलेंट डिफाइन होता है, one equivalent of acid reacts with one equivalent of base, reacts with one equivalent of base। पर मोल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको बोलने में फिर H प्लस या OH माइनस के टर्म पे रिएक्ट बोलना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, इसके आसान भाषा में पर इक्विवेलेंट बात करते हैं। अच्छा मेरे पास सच सच बताइए मेरे, सच के सिवा कुछ नहीं,
इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होता है ये हमेशा निगेटिव है, यानी हमेशा जब भी एसिड बेस रिएक्शन होगा एनर्जी क्या होगी, रिलीज ही होगी। ये रिएक्शन इतना फास्ट होता है मेरे में कि तुम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में रिएक्शन करा लोगे, मतलब इतना ज्यादा है। तो और कुछ बन रहा है इसका मतलब बहुत जल्दी हो जा रहा है, इसका मतलब पहले अनस्टेबल था बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, तो उस दौरान एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। आई बात समझ? अच्छा मेरे तुम लोग बचपन में मतलब 10th क्लास में एक लाइन पढ़ते होंगे कि कुछ एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं कुछ वीक होते हैं, है ना? इसका मतलब ज्यादा निगेटिव किसका होगा, स्ट्रॉन्ग वाले का या वीक वाले का? तो ज्यादा एनर्जी कब रिलीज होगा, जब स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करेगा कि स्ट्रॉन्ग वीक करेगा? Strong, strong. ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग करेगा तभी जल्दी होगा ना, तो मैं जल्दी से H+ देगा। बढ़िया एसिड किसको कहते हैं, तो ज्यादा H+ देता है। इसका मतलब वीक वाला एसिड ज्यादा H+ नहीं देता होगा, और जब देगा ही नहीं तो रिएक्शन क्या होगा, ये H+ दिया ये OH- दिया, वही मैं H2O बनाया है। अच्छा से ध्यान दो, H+ और OH- ही तो मिलकर दे रहा है H2O। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो है डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन का किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, कैसा एसिड कैसा बेस ले रहे हैं आप, आ रही है बातें समझ में? तो लिखो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन depends on number one acid base pair, कैसा एसिड कैसा बेस है, कैसा एसिड कैसा बेस। और दूसरी बात मेरे भाई देखो कितना कॉन्सेंट्रेशन लिए हो, ज्यादा लिए हो कम लिए हो उसका भी तो फर्क पड़ेगा मेरे भाई। इन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है ऐसा करेंगे हम कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम से घटाना बढ़ाना करने वाला है। वॉल्यूम चेंज करेंगे सॉल्यूशन का तो मोलारिटी चेंज होगा कि नहीं होगा? तो लिखो सेकंड नंबर पे concentration of acid and base, concentration of acid and base, concentration of acid and base में दवा का concentration of acid and base, ठीक है? आगे बात समझ। लेकिन पता है जो सेकेंड वाला फैक्टर देखे ना कॉन्सेंट्रेशन वाला, मोल्स हम लोग फिक्स रखेंगे, पर मोल डिफाइन करते हैं तो मोल्स तो एक ही होगा, पर मोल का मतलब एक मोल। कॉन्सेंट्रेशन कैसे वेरी करवाते हैं ना, वॉल्यूम सॉल्यूशन का चेंज कर पानी मिला मिला। इन जनरल जो भी टर्म लोग डिफाइन कर रहे हैं वो इनफिनाइट डाइल्यूशन में बात कर, इनफिनाइट डाइल्यूशन कहते हैं तो कितना भी पानी मिला कोई फर्क पड़ने वाला यानी कॉन्सेंट्रेशन चेंज। इसीलिए हम लोग मेरे भाई क्या करेंगे ना, वो सेकंड फैक्टर से हम लोग कोई बात ही नहीं कर रहे। तो लिखो वेरिएशन ड्यू टू सेकंड फैक्टर, variation due to second factor is assumed to be negligible, assumed to be negligible as we have taken at infinite dilution, we have taken at infinite dilution। सिंस हम वॉल्यूम चेंज करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज करता है, लेकिन हम पहले ही ऐसा एज्यूम कर लिए हैं क्या है कि इनफिनाइट डाइल्यूशन में जो भी डेटा दे रहे हैं वो किस कंडीशन पे है, इनफिनाइट डाइल्यूशन। किस पे है, इनफिनाइट डाइल्यूशन पे।
आ रही है बात समझ में? तो अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड का, वीक एसिड का बात करेंगे। इस टाइप की चीजें हम बात कर रहे हैं। तो नंबर 8 स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग, इसे वही मेरे NaOH प्लस HCl। NaOH है और क्या है, ये बना लेगा आपका NaCl और ये बना लेगा आपका, क्या बना लेगा, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग में यानी H प्लस और OH माइनस जो कंबाइन करता है मेरे H2O बना रहा है, तो यहाँ पर इस रिएक्शन के दौरान जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो रही है दरअसल H प्लस और OH माइनस के रिएक्शन की वजह से होता है। इसकी वजह से होता है H प्लस और, तुम कहोगे सर Na प्लस और Cl माइनस की वजह से नहीं होगा, नहीं मेरे भाई, NaCl को जो पानी में डाल के रखोगे वो आयंस के फॉर्म में ही रहेगा। आ रही है बात समझ में? पानी में ही डिसॉल्व रहेगा वो। कभी देखो NaCl सॉलिड फॉर्म में रखता है पानी, इसीलिए इसका जो वैल्यू होता है ना मेरा, एस्ट्रोन में H प्लस और OH माइनस का ही रिएक्शन होगा, तो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू होता है -13.6 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी में लिखते हैं पर इक्विवेलेंट, ये पर इक्विवेलेंट डिफाइन किया जाता है। समझ आ रही चीजें? ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है कॉन्सेप्ट? यानी स्ट्रॉन्ग में 1 मोल H प्लस आए, 1 मोल OH माइनस आए और H2O बन जाएगा, तो इसमें कितना एनर्जी रिलीज होगी, -13 पॉइंट। अगर 2 मोल आएगा मेरे पास, कितना हो जाएगा, इसका गुना हो जाएगा। आगे बात है बी नंबर, अगर ऐसा हो मेरे भाई, एक स्ट्रॉन्ग हो और एक वीक, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तुम बोल स्ट्रॉन्ग बेस कौन, तो मेरे भाई NaOH और वीक एसिड कौन, तो CH3COOH। इस एसिड का नाम सुने हो क्या बचपन में? एसिटिक एसिड। यस। तो होता क्या है ना, होता क्या है मेरे भाई, होता क्या है, ये एसिटिक एसिड को वीक एसिड मानता है और इसको लोग घर में यूज भी करते हैं मेरे, मालूम है क्या? हाँ, विनेगर एसिटिक एसिड ही होता है। तो इससे कोई ऐसा है कि कुछ जला बना देता है ना, तो बहुत ये वीक एसिड होता है। तो अगर इसका भी 1 मोल लिए, इसका भी 1 मोल, तो होता क्या है, अब तुमको से यहां पे भी OH माइनस आया, यहां से H प्लस, तो पानी यहां पे भी 13.6 किलो कैलोरी रिलीज होनी चाहिए। तो सवाल है कि यहां पे नहीं होता है, तो उस ऐसा का है, तो मेरे में दरअसल बात क्या है, ये वीक एसिड। अच्छा, ये वीक कहां पे होता है, पानी में वीक, ये वीक एसिड है पानी में, बड़ा वीक एसिड इन वाटर, ये पानी में वीक होता है। NaOH के साथ में वीक होगा तो X का तो गारंटी नहीं, लाइन का मतलब होना चाहिए। आगे बात है समझ में? ये सब लाइंस तुमको अच्छे तरीके से जब समझ आएगा तब तुमको सब तब लगेगा कि हाँ केमिस्ट्री फील भी किया जाता है। CH3COH क्या होता है, ये पानी में वीक,
और लाइन ही बदल दी। पहले बोलते थे CH3COH वीक होता है, अब क्या एक लाइन बोलेंगे CH3COH पानी में वीक होता है। किसी और में नहीं होता, NaOH के साथ में वीक नहीं है, तो ना रिएक्शन करिए आराम से। ये में अब क्या बोलेंगे मेरे भाई, CH3COH पानी में वीक है। यस, CH3COH को जब पानी में डालते हैं ना मेरे भाई, पानी में डालते हैं ना, तो ये 100% डिसोसिएट नहीं करता है। CH3CO भाई आपको पता है कि H+ देते हैं तो H3O+ बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन, है ना। तो ये कंप्लीट नहीं होता है, ये पीछे भी रह गया, ऐसा एरो दिखाते हैं, यानी कि ये कंप्लीट, ऐसा एरो का मतलब पीछे भी है, आगे पीछे सब, ठीक है। मतलब ये पूरा नहीं दिया, ये रिएक्टेंट भी रह गया और प्रोडक्ट भी रह गया है, ये बात हम कहना चाहते हैं। तो ये पानी में ऐसा एरो दिख रहा है, NaOH के सामने ऐसे एरो दिख रहा है क्या? तो सवाल है कि पानी में जब डाला हुआ था ये तो पूरा H+ तो नहीं दिया होगा, तब तो पूरा H+ नहीं दिया होगा, फिर NaOH को बुलाया, बोले आ जाओ बेटा, आएगा। मेरे भाई ये कितना मैक्सिमम H+ दे सकता है, 1 मोल लेंगे तो मैक्सिमम कितना H+ दे पाए, मैक्सिमम बात है। अगर 1 मोल CH3COH ले लिया तो मैक्सिमम कितना देगा, 1 ही मोल देगा, है ना। तो NaOH को जब बुलाए मेरे भाई, NaOH देगा क्या, OH-, और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये क्या होता है, तो भर के पूरा निकाल के दे देगा, 1 मोल का 1 मोल देगा कि नहीं, ये 1 मोल पूरा दे देगा। अब होता क्या है, OH- 1 मोल लेकर के बैठा हुआ है और ये H+ कम आया, एसिटिक एसिड से क्या आया है, कम आया। एक मोल तो लिए ही थे तो मैक्सिमम 1 मोल मिल सकता है। आगे चल के आपको पता चलेगा कि जब ऐसा कुछ केस होता है, तो जो प्रोडक्ट बना है H+ जो निकाल के दिया, अगर उसको कोई लेने वाला मिल जाए, उसको H+ खींच लिए, मान लो तुमको ऐसा होता है ना, कभी स्कूल में रसगुल्ला बट रहा है तो एक तो लिए दोस्तों ने एक बॉल ले लिया, आ रहा बात समझ में, ऐसे ही इसको गुड़वा बनाएंगे, बाहर निकल कर तुम लोग बोलते रहे गुड़वा बना दो उसको रसगुल्ला नहीं, ठीक है। तो सवाल है कि ये H+ रिलीज करेगा, तो ये H+ इसका वाला हम निकाल लेंगे, छीन लेंगे। तो H+ छीन, इसको क्या लगेगा, इसको तो मिला ही नहीं है H+, है ना, इसको रसगुल्ला मिला ही नहीं है, फिर देना पड़ेगा। तो क्या करेगा, फिर से H+ थोड़ा सा निकालेगा, अब फिर उसका वाला छीन लेगा, ये आकर तो OH- और क्या बना के चला जाएगा, पानी। क्या बना देगा मेरे भाई, पानी बना देगा। आ रही है बात समझ में, पानी बनता चला जाएगा और ये रिएक्शन धीरे धीरे सारा H+ छोड़ता चला जाएगा और मैक्सिमम कितना आ जाएगा, ये 1 मोल। लेकिन मेरे भाई ये इसके लिए H+ 100% निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है यहाँ, वाटर तो कहाँ निकाल पाता, वीक था वाटर। यस, NaOH का OH- जो आया ना, वो ना रिएक्शन करके H2O बना रहा है, NaOH इज रिस्पॉन्सिबल, इसलिए बोल रहे थे NaOH में ये पूरा H+ दे दे, लेकिन सिंस NaOH अपना कुछ ताकत लगा रहा होगा उसको निकालने में, निकलवाने में, लगेगा कि डायरेक्टली दे देता मेरे तो आसान रह जाता। तो हुआ क्या, या पूरा H+ और OH- से रिएक्शन करके ये पूरा तो बना देगा, लेकिन इसका NaOH इसको निकलवा रहा है जबरदस्ती,
इसमें थोड़ा सा एनर्जी क्या होगा 13.6 से कम हो जाएगा। आया बात समझ में? यानी डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा मेरे भाई, ये 13.6 केवल नहीं लिख देंगे हम यहाँ पर, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन अब केवल 13.6 किलो कैलोरी नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके साथ में क्या लिखेंगे, कुछ इसको आयोनाइज कराने में भी चला जाएगा। आया बात समझ में? क्या इसको H+ निकालने में भी यूज हो जाएगा। बातें समझ में आई? अगर स्ट्रॉन्ग होता तो क्या कर देते हम, -13.6 आई बात। लेकिन यहाँ पर हमको पता चलिए नहीं, इसको तो आयोनाइज भी कराने में थोड़ा सा एनर्जी यूज हुआ, किसका, NaOH का। अच्छा मेरे भाई मानो दोनों वीक होता तो भारी दिक्कत। तब एक और आयोनाइजेशन आता है, एक एसिड के लिए आता और एक बेस के लिए भी आता, दोनों को निकालने में एनर्जी यूज होता। बातें समझ में आई? क्लियर हुआ? सवाल किया जाए मेरे भाई, और सवाल करके खुशियां मनाएंगे। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर एक दो। क्या दिन थे जब थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट हो रहा था, तो हम बोले थे बड़ा चैप्टर है, अक्टूबर तक चलेगा मेरे भाई। तो पूछा था आप भी पूछा था कब तक चलेगा थर्मोडायनामिक्स, पूरा बोले थे अक्टूबर चलेगा। कितना तारीख है, एक दिन हम लोग थोड़ा सा लेट बोल सकते हो सर, तो इतना तो चलता है मेरे, इसका टारगेट लेंगे तो एक दो दिन का तो आगे पीछे होगा। सारा बड़ा चैप्टर आप लोग खत्म हो गया। अभी आपका बस सीक्वेंस में कौन सा चैप्टर है क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर आयोनिक है, फिर उसके बाद बोरॉन एंड कार्बन है, ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म में ऑर्गेनिक है स्टार्ट है, होगा नोमेनक्लेचर से, वो एफयूसी से स्टार्ट होगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 7 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा, अगला 4 दिन के अंदर पे खत्म कर देंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, हलवा सा चैप्टर है सबके लिए आसान है। थर्मोडायनामिक्स पढ़ाने से पहले हमको भी सोचना पड़ता है क्या बोलेंगे, कितना बोलना है, वो चीज को अंदर रखना पड़ता है, बोलने का मन भी करता है तो नहीं बोलते। सवाल करते हैं, डेटा वही यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला। फाइंड डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन in each of the following, in each of the following. Number 1, 500 milliliter of 0.1 m HCl plus 500 milliliters of 0.1 m NaOH। तो इसका आंसर क्या आएगा, डेल्टा एच कितना है 13.6 माइनस साइन के साथ में किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, और लाइन वाले भी जवाब दे सकते हो मेरे, एकदम निहायत ही आसान प्रश्न है। क्या होगा जवाब, क्या होगा ना, इसका एक बोलेगा आधा बोले, हाँ 500 into 0.1 कितना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना है, 500 वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल्स मिलेगा ना, ये कितना है, हाफ लीटर है, हाफ लीटर है ना, 0.1 into 0.5 क्या मिलेगा, 0.05 मिलेगा, यही ना मिलेगा, और एक NaOH कितना मिलेगा, इतना ही मिलेगा।
0.05, यानी H प्लस कितना मिलेगा 0.05 और OH माइनस कितना मिलेगा। तो आपको पता है डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन जो होता है 13.6 किलो कैलोरी पर मोल होता है एक मोल के। तो फॉर दिस कितना होगा डेल्टा H, इसके लिए डेल्टा H कितना होगा मेरे भाई, इसका 1 मोल पर मोल या पर इक्विवेलेंट बोलो तो कितना है मेरे भाई 0.05 से मल्टीप्लाई कर दो होगा किलो कैलोरी, किलो कैलोरी मल्टीप्लाई कर देना आंसर आ गया। जरूरत नहीं है आपको कैलकुलेट करना, जरूरत नहीं है आपको कैलकुलेट करने की, ठीक है। बुझाया कुछ, अगला देंगे तो बन जाएगा पक्का। चलो सेकंड पार्ट, ऑनलाइन वालों से भी हमें जवाब चाहिए, ऑनलाइन वालों से। सेकंड नंबर यहाँ पे 0.2 कर लो, 0.2 कर लो। हाँ बात ऑनलाइन से भी जवाब आना चाहिए। देखो तो HCl का मोल्स कितना है मेरे पास 0.05 मोल है, तो यहां से H प्लस कितना आएगा 0.05 आएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना हो गया 0.1, तो यहां से OH माइनस कितना आएगा, OH माइनस कितना आएगा मेरे पास 0.1 मोल आएगा 100%। लेकिन क्या लगता है मेरे H प्लस तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, कम पड़ गया, पानी कितना बनेगा 0.05 या 0.1 बनेगा लिमिटिंग कौन है लिमिटिंग वो तो एक्सेस में है प्लस। हाँ 0.05 होगा। अच्छा नो सर H plus limiting. तो लिमिटिंग है बाबू, इसमें डिपेंड कर जाएगा। Oh yes. इतना H प्लस वन OH माइनस कंबाइन करेगा नहीं कर पाएगा, न्यूट्रलाइज कितना होगा 0.1 या 0.05 होगा, कितना होगा अरे पानी कितना बनेगा इन दोनों मिक्स होगा तो लिमिटिंग कौन है 0.05 किस पर प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। 0.05 पे हाँ तो कितना पानी बना सकेगा यस H प्लस और OH माइनस मिले कितना पानी बना पाएगा, जितना H प्लस रहेगा उसके अकॉर्डिंग ना OH माइनस यूज हो जाएगा। बुझाया कुछ नहीं, ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो न्यूट्रलाइज 0.05 मोल्स ही न्यूट्रलाइज होगा, न्यूट्रलाइज होगा। तो आंसर जो पिछला केस का आया था वही हो जाएगा, यानी डेल्टा H यहां पर भी कितना होगा 13.6 into 0.05 किलो कैलोरी। हाँ देखो यस सुधांशु बोला सेम आएगा, वेरी गुड सुधांशु। ऋषभ का भी जवाब सही था, वेरी गुड ऋषभ। बुझाया कुछ कि नहीं सर आप बुझाया, अब बुझाया। इस डॉक्यूमेंट में थोड़ा दिमाग ध्यान कर दिया। तो थर्ड प्रश्न है
0.1 H2SO4 है और ये 0.2 NaOH है। बताओ इसका जवाब। ऑनलाइन वाले भी जवाब दे सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना है? 0. H प्लस का मोल्स कितना होगा ना? इसका दोगुना दुगना होगा। 0.1 मोल आया कि नहीं आया? क्योंकि ये 2 H प्लस देगा और मोल्स ऑफ NaOH कितना है मेरे पास? अभी निकाले थे 0.1 तो OH माइनस कितना है इससे? 0.1 मोल। कितना न्यूट्रलाइज होगा मोल? कितना मोल्स? यस, इसका तो पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? -13.6 इंटू किलो। आई बात की समझ में? अब दिमाग में जा रहा है? अगला प्रश्न मेरा। फोर्थ नंबर। जीरो पॉइंट वन MHCl है और 0.1 MH4OH। यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, एक इंफॉर्मेशन और भी गिवन है मेरे पास। डेल्टा H आयोनाइजेशन ऑफ NH4OH। समझ में कहां पे जा रहे हैं हम लोग, मूव कर रहे हैं। +2 किलो कैलोरी पर मोल। बताओ क्या इसका जवाब? ऑनलाइन वालों से भी जवाब चाहिए हमें। बढ़िया। ऑनलाइन में किसी का कोई जवाब? कितना है? कितना मोल ऑफ H2SO4? तो मोल्स ऑफ HCl कितना रह जाएगा? 0.05 मोल। और मोल्स ऑफ NH4OH कितना आ गया? 0.05। ये मैक्सिमम H प्लस कितना देगा? 0.05। और ये भी मैक्सिमम OH माइनस कितना दे सकता है? 0.05 को। लेकिन पता है इसको आयोनाइज कराने में कुछ जाएगा, इंफॉर्मेशन दी गई, इसका मतलब सोचना पड़ेगा आयोनाइज। तो
पर मोल देख लेते हैं, आयोनाइज कराने में कितना लगेगा इसको। पर मोल बात करें फिर इतना मोल्स के लिए बात कर लेंगे। तो मेरे पास 13.6 तो ऐसे ही नॉर्मली लग जाता, स्ट्रॉन्गर रहता, लेकिन +2 लगेगा ना मेरे पास आयोनाइज कराने में, इतना किलो कैलोरी पर मोल इतना लगेगा। कितना ये सॉल्व करके 11.6 किलो कैलोरी। तो सिर्फ आपको डेल्टा एच इस रिएक्शन का निकालना है, कितना मोल्स है मेरे पास 0.05 इंटू -11.6 किलो कैलोरी। बुझाया? क्लियर हुआ? ऐसे सवाल को सॉल्व करना है। अगर मान लो दोनों का आयोनाइजेशन किया रहता तो दोनों का लगाते। आ रही है बातें समझ में? CH3COOH है और NaOH है, और यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन दिया हुआ है आपको CH3COOH है। +1 किलो कैलोरी पर मोल। दिया हुआ वैसे की जरूरत नहीं है तो डेटा नहीं यूज करेंगे उसको। क्या जवाब आएगा? 10.6 कैसे हो जाएगा? 12.6 स्क्वायर में थोड़ी कहाँ है NH4OH। समझ आया? यहाँ पर सीधा करेक्ट आंसर लिख दे डेल्टा एच। सिंस यहाँ पर पहले पर मोल बात कर लेते हैं, पर मोल से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13.6 और +1 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे NH4OH किलो कैलोरी पर मोल। इसको कितना हो जाएगा, इस रिएक्शन का डेल्टा एच कितना 0.05 मोल्स आया होगा, इनटू कितना करेंगे मेरे भाई -12.6 और इतना किलो कैलोरी आ जाएगा इस रिएक्शन। कुछ गया अंदर? बुझा रहा है? लास्ट कितना नंबर हो गया अब तक? 5 हो चुका है, ये 6 नंबर। ठीक है, समझ आ गया? जो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा मेरा +3 लिख देंगे यहाँ पे, है ना? प्लस कितना लिखेंगे 3 और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10.6। आई होप ये लाइव जितना आपको बताया गया वो सब के सब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, टाइम बच गया ना, और प्रश्न करके खुशियां बना लेते हैं। नहीं, एक और प्रश्न करें, एक और ये न्यूट्रलाइजेशन का ही करेगा, पहले वाले का करेगा, लेकिन माइंड में आ रहा है, हम सोचे थे आप लोग नहीं कराएंगे सवाल, उसके करा देते हैं। नहीं बच गया,
सवाल है बॉन्ड एनर्जी जो है पीपी बॉन्ड का जो है फॉस्फोरस बॉन्ड तो x किलोजूल पर मोल, ठीक है। फाइंड टोटल बॉन्ड एनर्जी in 3 moles of P4 मॉलिक्यूल, इसको अच्छा लगेगा। तो दिमाग लगाओ। और कोई जवाब? कितना? 6x। ज्यादा है तो P4 का स्ट्रक्चर पढ़ाए थे केमिकल बॉन्डिंग में। कितना पीपी बॉन्ड है मेरे भाई एक P4 में? 6। 1 मोल P4 में 6 मोल बॉन्ड है ना, 6 मोल बोले 3 मोल में कितना होगा? 6 मोल पीपी बॉन्ड है। 3 मोल में कितना बॉन्ड होंगे? 6 3 जा 18 मोल पीपी बॉन्ड। आ रही बात समझ में? तो बॉन्ड एनर्जी टोटल कितना होगा? 18 x। बातें समझ में आई? इसका एक और अप्रोच हम बताना चाहते हैं। मान लो इसका स्ट्रक्चर तो नोन था, आली बात समझ में? अगर इसका स्ट्रक्चर नोन नहीं होता तो हंस जाते? हंसते कि नहीं बताओ? मेरा फास्फोरस कितना कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है, 3 या 5 बनाता है? बनाता है 3 या 5 बनाता है। है ना? बात 3 बनाता है या 5 बना सकता है एक्साइटेशन। तो मैंने एक फास्फोरस दूसरे फास्फोरस के साथ में कितना बना रहा होगा? मैंने 3 बॉन्ड देखो तो यहाँ पे 1 2 2 फास्फोरस के बीच में तो कितना, एक फास्फोरस कितना बॉन्ड से लिखते हैं?
तो एक फास्फोरस 3 से तो 4 फास्फोरस तो 12 हो जाता है, तो गड़बड़ हो गया मेरे। एक फास्फोरस दूसरे फास्फोरस से 3 बॉन्ड से लिख रहे हैं, दूसरा वाला में तो काउंट हो गया वही वाला बॉन्ड। क्या बोल रहे, बात समझ में आ रही? तो काउंट हो गया था इसके लिए, फिर इसको कैसे काउंट करेंगे? वो वाला बॉन्ड नहीं काउंट कर सकते थे, तुम्हारी दिक्कत आने लगी। आगे बात समझ में? तो एक फास्फोरस 3 बना सकता है, एक फास्फोरस दूसरे के साथ में बनाएगा। तो अगर हम सोचिए मेरे भाई, दूसरे के साथ अकेले कितना होगा? आधा आधा बोल दे, जोड़ दे, आधा आधा एक तो ये आधा इसके साथ में, आधा बोल सकते इस फास्फोरस के साथ में चला जाएगा, तो बोलना सही रहेगा क्या? तो अगर एक फास्फोरस 3 के अंदर 3 बनाता है तो आधा ही ना इसके पास में होगा, 3/2। 4 फास्फोरस है तो कितना होगा मेरे भाई? 12/2। एक फास्फोरस 3/2, 3/2 होगा। तो आपके पास में कितना है? P4। हाँ ठीक ही बोला मैं, 12 कितना आएगा? 3 4 12/2, 6 बॉन्ड्स आएगा, आएगा 4 फास्फोरस में P4 में, यस या नो? तो सिर्फ 3 मोल्स में कितना फास्फोरस होगा? 12। इसका 3 गुना होगा कि नहीं होगा? 18। देखो तो 18 आया था, तो टोटल बॉन्ड 3 मोल्स में कितना होगा? 18, और एक का कितना था? x। बुझाया क्या बोले? और हाई लेवल कॉन्सेप्ट दिए, नहीं बुझाया? सिंस ये फास्फोरस के लिए अगर काउंट करें तो इसको छोड़ना पड़ता। हम चाहते हैं कि इसको आधा बोले इसका है, आधा इसका बोल दे। कितना हो गया मेरे भाई? आधा इसके पास, आधा इसका, आधा इसका, कितना हो गया? फास्फोरस 3/2। यानी हम बोलते थे फास्फोरस के बारे में जानते थे 3 बॉन्ड बनाता है। फास्फोरस के बारे में कितना जानते थे? 3 बॉन्ड बनाता है। आ रही है बात समझ में? तो एक फास्फोरस कितना बनाएगा? 3/2, आधा आधा के लिए। सिर्फ P4 में कितना फास्फोरस है? 4 है, 4 × 3/2 6 हो गया, 4 फास्फोरस। लेकिन कितना फास्फोरस है टोटल हमारे पास? तो 3 4 जा। अब मेरा इधर देखो, अब इसका यूज और जगह पे करेंगे। कार्बन 60 का नाम सुने हो क्या? और एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। सच सच बताइए मेरे को, 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस पे 3 सिग्मा होता है और 1 पाई होता है। तो पर कार्बन अगर बोले कितना बॉन्ड होगा? पर कार्बन इसका आधा हो जाता है, 3/2 सिग्मा प्लस 1/2 पाई बोल देंगे। इसका स्ट्रक्चर लोगे उसमें कितना फायदा है मेरे को? अब कार्बन 60 में टोटल कितना कार्बन है? फॉर 60 कार्बन कितना बॉन्ड हो जाएगा मेरे भाई? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो 3/2 × 60 कितना हुआ? 33 जा 90 सिग्मा होगा और 30 पाई होगा। कितना मस्त गेम है, दिखाई दिया? बता दिए कहां से कहां पहुंचा दिए तुम्हें, जमीन से उठा करके आसमान पे। और भी कर सकते हैं, कार्बन डायमंड उठा सकते हैं। एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। वैसे सोच सकते हैं कि नहीं? जा रहा है बातें? 4 मोल का कार्बन डायमंड बोल दिए। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो उस कंपाउंड में भी हम फायदा बता सकते हैं, आपको कितना बॉन्ड से बिना स्ट्रक्चर ड्राइंग किए हुए बता दिए। बातें समझ में आई? क्या बेनिफिट है? ठीक है, आज के लिए इतना ही मेरे भाई, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। टाइम का फुल यूटिलाइजेशन हो पाया। क्लास होगा और क्यों नहीं होगा?